नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में। आज हम उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में हैं। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और देखिए हमारे साथ यहां पर तमाम अलग अलग दलों के समर्थक नेता भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है और देखिए महाराष्ट्र की धरती से ही बयान दिया है। ओवैसी ने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय का वोट तो सबको चाहिए लेकिन टिकट देने में सबको दिक्कत है। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करने से परहेज किया और ये आरोप उन्होंने गंभीर लगाए हैं। न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। इस बीच महाराष्ट्र में आप देखें तो दो गुटों के बीच जबरदस्त, अगर देखा जाए दोनों पक्षों के बीच, चाहे वो महाअघाड़ी हो महायुति हो, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। करेंगे इस पर बात। महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या हैं, देश के बड़े मुद्दों पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इनसे ये हम चर्चा करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। आपसे गुजारिश, तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और देखिए हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पक्ष रखेंगे उसका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरशद आजमी शाह साहब, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी हम ये सवाल जवाब रखेंगे। पहला सवाल तो अरशद साहब यही जो ओवैसी साहब ने कहा उस पर आप क्या? देखिए, ओवैसी साहब जो है वो बेवजह ही फ़िक्रमंद हो रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है पूरे देश का, उस समाज का ये नारा है, उस समाज ने ये ऐलान किया है कि इस बार जो चुनाव होगा वो उस भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए होगा जिसने इस पूरे देश को महंगाई बेरोज़गारी के दलदल में धंसा दिया है। तो ये बात, ये इस चुनाव का मुद्दा नहीं है कि कितने उम्मीदवार इसमें मैदान में खड़े हुए और कितनी मुस्लिम उम्मीदवारों को नुमाइंदगी मिली। मुद्दा इस बात का है कि पहले कहाँ रेस होती थी? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मुद्दा इस चुनाव में ये है कि 10 सालों में वो बेरोज़गारी दर इतनी क्यों बढ़ गई कि जिसमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद, जो ग्रेजुएट युवा हैं, उसमें 42% युवा आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। इस मुल्क में MBA और मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े कोर्सेज करने वाला नौजवान जो है वो ज़ोमैटो और तो आप कह रहे हैं कि मुद्दा, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आज इस मुंबई शहर में ज़ोमैटो और स्विगी में MBA पढ़े हुए नौजवान जो है वो डिलीवरी बॉय की नौकरियां कर रहे हैं। मुद्दा इस बात का है, इस देश में, इस देश का मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि देश उन्नति की तरफ बढ़े, देश तरक्की की तरफ बढ़े, देश बेरोज़गारी के दलदल से बाहर निकले। क्या मुसलमानों को नुमाइंदगी सिर्फ मिल जाने से ये बेरोज़गारी और महंगाई हल हो जाती? नहीं हल होती। हल होती इस सरकार को बदलने से। और पूरे मुस्लिम समाज का ये कहना है कि कौन उम्मीदवार है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार ये देखना है कि भाजपा को हटाया कैसे जाए। सुना आपने मुद्दे क्या हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो महाराष्ट्र में आके सीधे सीधे मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब को हम सीरियसली नहीं लेते। वो देश तोड़ने की बात करते हैं, दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने की बात करते हैं। यहाँ की जो महाराष्ट्र की, मुंबई की और देश की जो मतदार है वो सुशिक्षित मतदार है। वो जानती है कि विकसित भारत के लिए किसको वोट देना चाहिए। वो जानते हैं कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सेल्फ इंडिया, जो घर घर में उन्होंने गैस पहुंचाया, उज्ज्वला गैस स्कीम, जल पानी दिया घर में, आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जो उन्होंने जितने स्कीम्स दिए हैं लोगों के लिए, उसके अलावा आर्टिकल 370, राम मंदिर का इशू, ट्रिपल तलाक का इशू, बहुत सारे जो इश्यूज। तो आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं इस बार लोकसभा चुनाव में काम आने वाले हैं बीजेपी के और महाअघाड़ी के? बिल्कुल, जैसे मेरे भाई अरशद जी ने कहा कि क्या काम किया है मोदी जी ने 10 साल में। 2014 में मोदी जी जब पहली बार जीते थे 272 सीट्स था। वापस 2019 में और भारी मतों से चुन के आए और भारी सीट लेके आए, 303 सीट्स लेके आए। और इसके बाद इस बार हमारा नारा है अब की बार 400 पार। चलिए, तो ठीक है, और भी लोग जुड़े हों उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि महाराष्ट्र और भारत के इस वक्त बड़े मुद्दे क्या लग रहे हैं। आज देखिए चुनाव भी हो रहा है और इस बीच सभी लोग अपने अपने विषयों के साथ बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? खासकर हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं, मुंबई में, यहाँ पर क्या लगता है? बीजेपी। नहीं, बीजेपी तो पार्टी है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, लोग इस राज्य के अंदर सड़कें बने, रास्ते बने, सारी चीज़ बन गए, सारे पब्लिक को फैसिलिटी है, सभी अपने इस पर खुश है। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी, और सिर्फ बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी की इसकी वजह वजह से क्या लगती है आप?
इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हमारे सामने कहा है कि राम मंदिर का फैसला है, एक्चुअली मेन बोलो तो हिंदू धर्म को जगाया हुआ है मेन बात। अच्छा, और बहुत से फैसिलिटी तो दी है वो कि कह रहे हैं कि धर्म की बात वही करता है जिसके पास कामकाज का रिपोर्ट कार्ड हो। धर्म की बात देखेंगे तो आप देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी देश में अत्याचार हुए हैं, जो भी कांड हुए हैं, अभी बीजेपी आई है तभी तो खुल चुके हैं ये सब ठीक है। राज है, तभी हम लोगों ठीक को है। मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, एक तरफ काम की बात हो रही है, दूसरी तरफ हो रही है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सर देखो, अभी लास्ट गए 10 साल में आपने देखा होगा एक भी आतंकवादी हमला हमारे देश पे हुआ, एक भी कोई टेररिस्ट अपने देश के बॉर्डर से कोई अंदर घुस सका। अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है ना, मोदी साहब आने के बाद में इतनी मजबूत हो गई है कि किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ नज़र उठा के देखे। और कुछ टाइम आपने सुना नहीं, उधर से लगातार कांग्रेस की तरफ से और बाकी जो घटक दल हैं पुलवामा का मुद्दा उठाया गया। अभी तो अगर 2 दिन पहले की बात कर लें तो कसाब को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया, हेमंत करकरे को लेकर बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ। सर उनको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि किसके बारे में बोल रहे हैं। मुंबई पुलिस जिसके भरोसे पे हम लोग बिंदास सोते हैं, आज उनका भरोसा टूट गया, मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं वो। आज जो आदमी ने अपने जान पे खेल के अपनी नहीं, कुछ तो वजह होगी ना। सर ऐसे ही किसी की भी किताब उठा के पढ़ लिया और बता दिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप क्या मानते हैं? अगर महाराष्ट्र में विकास होता तो आज जो मौजूदा सरकार है वो विकास के नाम पर वोट मांगती, ना कि हिंदू मुसलमान पर। इसलिए देश का जो नहीं, वो माहौल कह है, तो खराब रहे हो हैं रहा कि है। विकास किया हमने, विकास देश की किया। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अगर विदेश में हमारा नाम बढ़ा है, देश की सुरक्षा बढ़ी है, ये सारी बातें कह रहे हैं वो। अगर विकास हुआ होता तो आज लोग अपने कामों को गिनाते ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, ये सब मुद्दे चलते। लेकिन काम नहीं हो रहा है, बात तो इसलिए सब कांग्रेस भी भटकाने कह रही, पड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, देखिए अभी जो हमारे साथी ने जो कहा आरक्षण की कि- बात कह रहे हैं वो। नहीं, आरक्षण की मैं ये एक खाली इनका एक बात का वो दे दूं, जो अभी साहब ने कहा कि एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पुलवामा अब तक का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें 40 जवान शहीद हुए, और ख़ुद वहाँ के गवर्नर ने इस बात को कबूल किया कि वो हमले होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन फौजियों के बार बार एयरलिफ्ट की मांग करने के बावजूद उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। दूसरी एक बात कि अभी जैसे ये बात हो रही है कि भाई विकास हुआ, तो वो विकास है कहाँ, वो कहाँ विकास क्यों नहीं आपको दिखता? क्यों नहीं दिख रहा? भाई कैसे वो तो दिखेगा? पूरी रिपोर्ट कार्ड कैसे दे। दिखेगा? 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार, अरे राशन दे रहे हैं, क्यों राशन दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को भुखमरी है देश में, तब तो आप राशन दे रहे आपको हैं ना? दिख रहा है विकास या नहीं दिख रहा? सर विकास किधर दिख रहा है? 10 साल मैं वही में तो जो है, पूछ रहा हूँ। 10 साल में जो सबसे वादा किया गया था वो वादा बेरोजगारी का, और सबसे बड़ा जो मुंबई का मसला है, स्लम के अंदर 70% लोग रहते हैं। एसआरए के नाम पर लोगों ने 15 लेकिन साल ये से तो चुनाव ये देश का चुनाव है। देश का चुनाव है, लेकिन मुद्दे तो प्रधानमंत्री का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ सांसद थी 10 साल से पूनम महाजन, तो क्यों ये जो लोग बेघर हुए इनके साथ में ठीक जो है, चलिए ये सवाल उठा लेते हैं। मुंबई की भी बात हो गई, देश की भी बात हुई, कह रहे हैं बेरोजगारी जस की तस है, गरीबी बढ़ी है, और मुंबई को लेकर तो आपने सुन ही लिया क्या कह रहे हैं। देखिए, पॉवर्टी लाइन से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। पूनम महाजन जी के बारे में उन्होंने कहा, पूनम महाजन जी ने बहुत अच्छा काम किया, मनोज कोटक ने भी अच्छा काम किया, गोपाल शेट्टी जी ने जो हमारे खासदार है उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन बीजेपी का आला कमान ने सोचा कि नए चेहरों को चांस देना चाहिए, उन्होंने नए चेहरे दिए। उज्ज्वल निकम जी देश के दुनिया के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े, एक बहुत अच्छे उन पे आरोप तो कैंडिडेट- सुन ही लिया आपने। देखिए, विजय वडेट्टीवार जी शहीदों के बारे में बात करते हैं, उनको शहीदों के लिए अगर मान सम्मान नहीं है, कांग्रेस को शहीदों के लिए मान सम्मान नहीं है, तो विजय वडेट्टीवार के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मंशा क्या लगी आपको ऐसे बयान के पीछे? देखिए, ये बहकाने की मंशा है। विजय वडेट्टीवार जी पहले बार ऐसा नहीं करे, वो बेचारे कांग्रेस में ही बहुत दुखी है, उनकी बेटी शिवानी को टिकट नहीं मिला, शायद उसकी वजह से वो बहुत दुखी आप है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, यहाँ पे जो बात चल रही है, सब में ज़्यादा परेशानी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा, और मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, सारा सब कुछ मिलेगा। मगर उन्होंने जो टाइम मांगा है वो टाइम उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, लोगों को रोज़गार चाहिए। रोज़गार से हम लोग बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी आगे रोजगार के लिए बहुत काम अच्छा, करेंगे। चलिए एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। यहाँ सीधे सीधे शिवसेना के दो घटक दलों के बीच मुकाबला, तो ये भी बहुत दिलचस्प है। महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना बटी उद्धव गुट और शिंदे गुट, तो उसके बाद से यहाँ की राजनीति पर क्या असर पड़ा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या इसका असर आप देख पा रहे हैं? शिवसेना के ही घटक दल दो हो गए हैं और अब वही चुनावी मैदान में है, आमने सामने एक दूसरे के। यहाँ पे भी
सर, शिवसेना के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं पहले तो आपसे बात करूंगा कि सही मानों में मैं हूं रिपब्लिकन पार्टी अब आठवले गढ़ का। हाँ। लेकिन फिर भी जो ये कोविड के अंदर जो इस उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वो सही मानों में जो उसके बजाय अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो कर नहीं पाता था। ये सही से मैं क्योंकि मैं सलाम करता हूँ उद्धव ठाकरे को कि जो कोविड में उन्होंने जो काम किया। नहीं तो और क्या, वही क्या असली शिवसेना और नकली शिवसेना की भी लड़ाई है यहाँ पर उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र में और मुंबई में? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा इसमें असली और नकली की कोई बात ही नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्यों बात नहीं है? हर मंच से ये बात कही जा रही है। हर मत से कही जा रही होगी, लेकिन इस मत से नहीं कही जा सकती है सर इस बारे में। असली और नकली का कोई इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो आम आदमी पार्टी के समर्थक लग असली रहे हैं। नकली का सवाल ही नहीं है। हाँ, जो असली कौन है? असली अभी बता देंगे ना। कौन है असली? 20 तारीख को बता देंगे लोग। असली नकली की बात हो रही है। सर देखो क्या है, बाला साहब जी के सिद्धांत और विचार जो लेके आगे बढ़े हैं, मोदी जी वही बोल रहे हैं कि बाला साहब के जो सिद्धांत और आदर्श है वो जो लेके चलेगा वो हमारे साथ चलेगा। इसके लिए हम लोग सब एक साथ में मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन उद्धव का तो कहना है कि भाई धोखा हुआ, गद्दारी हो गई हमारे साथ। कोई गद्दारी नहीं, उन्होंने क्या गद्दारी उन्होंने नहीं मंच की से क्या? कहा है, लेकिन और एक उन्होंने- बार नहीं कहा है। उन्होंने भी तो गद्दारी की थी। उन्होंने भी जो एमएलए थे उनको संभाल के काम करना चाहिए था। वैसे कि इन्हें खुद के पास सिर्फ कोरोना में सिर्फ गले को पट्टा लगा के बैठ गए। उन्होंने भी नीचे जाके काम करना था। सिर्फ फेसबुक लाइव करके लोगों को थोड़ी हल किया जाए। हमारे शिंदे साहब तो डायरेक्ट लोगों में जाके काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग से पूछ, असली नकली का मामला क्या है यहाँ पर? उससे कुछ असर पड़ रहा है? सर असली नकली तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सर देखा जाए तो जो काम करे वही असली है, जो काम ना करे वो नकली है। क्योंकि गए 2020 तक अभी तक आप ही देखोगे कि अब गए 20 साल से हम लोग के कलीना में, सेंटा क्रूज में, अंधेरी में जो रोड के वर्क्स हुए नहीं थे वो आज के दिन में पूरे रोड्स बोलो, जो नाले हैं, सबके ड्रेनेज लाइन है, सबके काम गए 1 साल 1.5 साल में पूरी तरह चल रहे हैं और हो रहे हैं। ये अगर असली शिवसेना नहीं है तो ये काम कैसे हो रहे हैं? लेकिन एक सवाल, हाँ, इनके हाँ, बात का हाँ, जवाब देना बोलो, चाहूँगा। जो ये रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी शिंदे सरकार ने जो रोड शुरू किया है उसमें इस जोन के अंदर 50 रोड थे, जिसमें सिर्फ 4 रोड के काम अभी तक शुरू हुए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि सब बन गए, वो शिंदे सेना की सरकार बनने के पहले के बने हुए रोड हैं। अभी बनने वाले तो अभी चल रहे हैं और आधे अधूरे में पड़े हैं। मैं जिस सवाल पे था, नहीं, हाँ, आप क्या सवाल जिस पर सवाल पे था कि एक भावनात्मक तरीके से महाराष्ट्र में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे परिवार को तोड़ा गया। बिल्कुल तोड़ा गया। न सिर्फ उद्धव ठाकरे जी के परिवार को तोड़ा गया, शरद पवार जी के परिवार में झगड़ा लगा दिया गया। एक आप ये सोचिए कि सिर्फ राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने क्या खेल खेला पूरे महाराष्ट्र में। वो जो पारिवारिक रिश्ते थे उनको तोड़ दिया, यहाँ का जो भाईचारा था उसको तोड़ दिया। सवाल तो उन्होंने वही उठाया सवाल कि जनता ने मत दिया था बीजेपी और शिवसेना, यानी कि शिवसेना जो इकट्ठी थी उसके लिए, ठीक है, लेकिन ठीक वो है। अलग चले गए, वो कांग्रेस के साथ चले जनता ने गए। भारतीय जनता पार्टी को मत दिया था क्या राष्ट्रवादी से गठबंधन करने का? राष्ट्रवादी से गठबंधन किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सारी चीजें देखना होगा ना। ये तो मौके की बात है कि कब राजनीति में किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। कांग्रेस कितनी कंफर्टेबल? देखिए, वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे जी से कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो उद्धव ठाकरे जी ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए, सिर्फ मोदी जी अपनी सरकार बचाने के लिए आज ऐलान करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, 70,000 करोड़ का घोटाला, और दूसरे दिन वही आदमी उसमें डिप्टी सीएम बन जाता है। तो ये देखिए ना, मौका परस्ती का काम कौन कर रहा है? क्या जवाब है? देखिए 2019 में जब शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र की जनता के सामने गई तो हिंदुत्व के नाम पे गई, बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर गई और मोदी जी को नेता मानकर गई। वोट हासिल करने के बाद उद्धव जी वहाँ से चले गए, कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। वही कांग्रेस जिनको सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उद्धव जी ने जाके उनके साथ जॉइंट वेंचर में एक नई दुकान खोल दी। तो ऐसा महाराष्ट्र की जनता होशियार है। वो इस बार 2024 में उद्धव जी को अपना चाहूंगा। जो बाला साहब की उन्होंने बात की, क्या बाला साहब को अगर ये पता होता कि वो भारतीय जनता पार्टी जो एक छोटा सा बच्चा बना के जिसकी उंगली पकड़ के वो महाराष्ट्र में लाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के सुपुत्र उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंप देगी। अगर ये बात बाला साहब को मालूम होती तो वो शायद ये बात नहीं बोलते। कांग्रेस के लोग बाला साहब से कब सहमत होने लगे? नहीं, बाला साहब से देखिए, बात समझे नहीं आप। क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ ना आपको।
एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों सहमत होने लगे। देखिए, सत्य और असत्य की लड़ाई में सहमत और असहमति का सवाल नहीं होता। सत्य के साथ लोग एक तरफ खड़े होते हैं और असत्य के साथ एक लोग खड़े होते हैं। आप बताइए, जिस तरह से पार्टियां तोड़ तोड़ कर, मुझे तो कई बार लगता है कि राहुल, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, अभी हमारे साथी ने विचारधारा की बात करी। ये जो ढेरों दर्जनों नेता कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उठा के भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के डर से अपने अंदर ले लिया, विचारधारा से आए हैं जुड़ने वो, तब विचारधारा उनको समझ में नहीं आती। आप इतने कट्टर अपने विचारधारा पे तो दूसरी विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? चलिए आते आप जरा मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, शायद अरशद भाई को ये पता नहीं है कि अगर 4-5 लोगों के ऊपर ईडी का कुछ कार्रवाई हुआ, उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनी, वो दोषी नहीं है। दूसरी बात, लगभग 100 विधायक फ्लोर क्रॉस करके महाविकास आघाड़ी से शिवसेना बीजेपी में आए और हमारी सरकार बनी। 100 विधायक के ऊपर ईडी नहीं लगी थी। 100 विधायक इसके लिए छोड़ के गए क्योंकि शरद पवार जी का ही बुक में लिखा है, लोक बाजे संगति में, कि उद्धव जी का कार्यकाल अच्छा नहीं था, उन्होंने काम बराबर नहीं किया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शरद पवार साहब ने, उनके ही गठबंधन के नेता ने कहा। साहब एक मिनट, उद्धव जी के कार्यकाल में 2 साल इस मुंबई शहर और पूरा देश कोरोना से पीड़ित था। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो कोरोना पे हुआ तो वो इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और आपको और एक बात बताता हूँ, उद्धव जी की सरकार में ऑक्सीजन का सबसे बढ़िया इंतज़ाम, रेमडेसिविर उसका ना इंजेक्शन का, वो पूरा इंतज़ाम वो बराबर यहाँ हुआ। दूसरा और एक सब बड़ी बात बताता हूँ, आज जो उम्मीदवार यहाँ से लड़ रही है ना, वर्षा, एक मिनट, मैं समझ गया, गायकवाड़ जो यहाँ से उम्मीदवार लड़ रही है ना, वो धारावी की एमएलए है। और धारावी का मॉडल जो है WHO ने अपनाया कि इतना अच्छा इंतजाम मुंबई शहर में हुआ है। आपने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना का जो इशू अभी ओपन हुआ है, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 1966 में जब शिवसेना फॉर्म हुई है, तब वसंतदादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने शिवसेना को यहाँ पे बड़ा किया, तो कांग्रेस का हाथ शिवसेना बड़ा करने के अंदर में था, अभी भी है। अब रही सवाल लीगलिटी की और इलीगलिटी की और लॉजिक की। लॉजिक ये कहता है कि आज के तारीख के अंदर में, इस 10 साल के अंदर में, जो हिंदू मुस्लिम की डेफिनेशन मोदी सरकार ने की है, और अभी तक के जितने इश्यूज़ हुए उसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया करके मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तो मुझे संविधान का रक्षण करते हुए सब काम करने चाहिए। इन्होंने संविधान के अगेंस्ट में जितने भी गवर्नमेंट्स गिरा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। आपने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, ये सब ये आरोप है। क्या यहाँ की जनता इस चीज को मानती है सही? आपको लगता है कि संविधान पर खतरा है? आपको लगता है? नहीं सर, मोदी जी बार-बार आरोप लगाया जा रहा है। मोदी जी करेंगे, कुछ सोच समझ के ही करेंगे। ये जब उस टाइम पे हमारे वो जो एमएलए थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उनकी धारा पे वो अभी तक कायम है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार संविधान में बदलाव किया, और उसके बाद अभी तक के तो 10 उनको डर क्यों लग रहा है? 10 साल हो गए, अभी तक के मोदी जी ने ऐसा तो कोई बदलाव किया नहीं। अगर किया होता तो अभी भी ऐसा लगता था कि आगे भी करेंगे। भाई सर 1977 में सबसे पहले संविधान में बदलाव किया गया था। पूरा पढ़ के आए हैं? हाँ सर, पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ सर, TYBSc फिजिक्स किया हूँ, लेकिन नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में। जब 1977 में पहली बार कांग्रेस सरकार ने सेकुलर वर्ड ऐड किया संविधान में, तभी सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। कांग्रेस तो पहले से करती रही। हाँ, आ रहा है आपका। कांग्रेस तो पहले से करती रही संविधान में बदलाव, उसको किस बात का डर? ये बताए मुझे कि जब इनके पास में विधानसभा में पावर था, वहाँ विकास आघाड़ी से भाड़ा साहिब रहते थे, तो क्या 40 MLA यहाँ से सूरत गए, सूरत से आसाम गए, इनको वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इनके पास में जब मैंडेट था और सब कुछ था, तो फिर यहाँ ये जो है पीठ में छुरा घोपना नहीं हुआ तो क्या हुआ? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो उम्मीदवार हैं वर्षाताई, उनको किस तरीके से हमको जिताया जाएगा और क्यों जिताया जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे भाई साहब एक बोले कि यहाँ पर रास्ता वगैरह सब पूरा डेवलपमेंट हो गया। सर मेरा अभी एक्सीडेंट होते होते मैं बच गया। अगर आपको देखना चाहोगे तो हमारा कदमवाड़ी का जो रास्ता है PNT कॉलोनी से जो आ रहा है, आप आज भी अभी भी देख सकते हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई मुंबईकर्स के सामने, क्या
यहाँ के बीएमसी के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों और लोकसभा के चुनाव, उसमें एक ही जैसे मुद्दे यहाँ रहते हैं या फिर देश की भी बात होती है? क्योंकि अंत में तो चुनना प्रधानमंत्री नहीं, क्या है, देश की बात तो होती रहती है। अभी देश के पास हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो इतने बड़े नहीं है कि देश की व्यापी हम लोग बात आप कर मतदाता सकें हैं, ना। आप बड़े हैं। हम मतदार हैं, हमारे हम सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक को एक मत का अधिकार दिया। वो इस एक मत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी आपने बोला था कि संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने जितने भी अमेंडमेंट्स लाए हैं वो लोकसभा के अंदर में अपोजिशन और इनके साथ में मिल के वो बिल पास हुए हैं और उसके साथ में संविधान में बदलाव लोगों के भलाई के लिए किए गए। अभी के संविधान में जो बदलाव हुए सिर्फ अडानी अंबानी के लिए हो रहे हैं और इसलिए मैं संविधान पे एक बोलना चाहूँगा। संशोधन करना एक अलग बात हो गई और पूरा का पूरा संविधान उठा के बदल देना एक अलग बात हो गई। अभी दो साल पहले 2022 अभी तो मोदी जी ने कहा कि ये होगा ही नहीं। मैं साहब एक मिनट सुन तो लीजिए। अभी 2022 में नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे ओबराय जी, उन्होंने साफ कहा कि अभी संविधान को जरूरत नहीं है, देश आगे चला गया, 2047 की तरफ बढ़ रहा है, नया संविधान चाहिए। उनके नीति आयोग के अध्यक्ष ओबराय ने कहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा। एक बात, नीति आयोग का आदमी नरेंद्र मोदी से अलग है। और दूसरी बात एक मिनट हेगड़े जी, दूसरी बात, अभी कई जगह अरुण गोविल ने कहा संविधान की अब इसकी क्या जरूरत है, नया संविधान लाएंगे। कई लोगों ने लाया इस बात को। देखिए, संविधान कोई बदलना नहीं चाहता, ना कोई बदलेगा। ये कांग्रेस का डर है, क्योंकि उनको डर है कि पहले बार 2014 में उनको 40 सीट, उसके बाद 2019 में 50 सीट, 2 लोकसभा इलेक्शन में 90 सीट कांग्रेस को मिला है। इसके बाद अब की बार तो वो 40 का आंकड़ा फिर से नहीं पार करेंगे, वो उनको डर है, तो ये सब अफवाह फैला रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब तो धीरे धीरे समय हमारे पास कम होता जा रहा है। हम एक बार सबसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक पोल है, पब्लिक का मत जानना जरूरी है कि देश का और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नज़र में क्या है। एक एक करके हम जानना चाहेंगे। इतना तो बता ही सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है चुनाव का? बीजेपी। महंगाई मुद्दा है। देश का विकास चाहिए। देश का विकास बड़ा मुद्दा है। आपकी नज़र में क्या है? मेरे हिसाब से सर, अभी मैं बोलना चाहता हूँ इस बारे में। अभी मुझे वो बताइए जो मुद्दा सबसे बड़ा लगता है आपको। सबसे बड़ा धंधा, मतलब आदमी को हिंदुत्व का बारे में, हिंदुत्व कह रहे हैं सबसे बड़ा हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व मसला है नहीं, मसला मेन जो है लोगों को नौकरी और महंगाई से आपकी नज़र में बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदुत्व का। आपकी नज़र में बड़ा मुद्दा क्या है? सर, डेवलपमेंट। इस पर चुनाव डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं सर, अपना देश की सुरक्षा और अपनी तरक्की। आप क्या कहते हैं? सर, जो विकास हो रहा है उससे और विकास होना चाहिए, इसके लिए विकास। आपकी नज़र में बड़ा मुद्दा क्या है? मेरा नज़र का ये मुद्दा है कि युवाओं को जो अभी बेरोजगार है, हमारे घर से हम शुरुआत करते हैं, उनको नौकरी, बेरोजगारी और दूसरा, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भावनिक मुद्दा है, हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। ठीक है। आप सर, यही है सबसे बड़ा देश का मुद्दा, ये है कि बेरोजगारी है। और अभी आपको पता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी सबसे बड़ा मुद्दा ये बम्बई से सबसे पहला पैसा उधर बड़ा निधि जाता है और आदमी लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन। सबसे बड़ा मुद्दा देश की जो मीडिया है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की जो है वफादारी कर रही है। बात सुन तो रहे हैं। सत्ता पक्ष की वफादारी कर रही है। अगर चैनल जो है वो सही रास्ते पे आ जाए, मीडिया की स्वतंत्रता बड़ा मुद्दा है, तो बड़े लोग। आप बताइए। महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर, आज के टाइम पे बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगार, किसानों को हमी भाव। आप क्या कह रहे हैं? सर, मेरी एक सिंपल लॉजिक है कि इस भारतीय नागरिक को जो 5 मूलभूत अधिकार होनी चाहिए, अन्न, वस्त्र, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों के साथ में अन्न, वस्त्र, निवारा, एजुकेशन और हेल्थ, मूलभूत सुविधाएं और इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। बोले यहाँ की जो उम्मीदवार पहली थी, उन्होंने आश्वासित किया था कि हम डिफेंस के लैंड, एयरपोर्ट के लैंड, हम उसमें सुधार लाएंगे, लेकिन इस 10 साल में कुछ सुधार नहीं हुआ। ये कई सारे मुद्दे आपकी दृष्टि में क्या है इस बार लोकसभा चुनाव का? देखिए, देश का चुनाव है, महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं, इस पर भी चुनाव। बड़े मुद्दे क्या हैं? संकल्प पत्र में तो बहुत बड़ी बातें की गई हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं। बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार के उसमें जो है लोकतंत्र को बचाना एक सबसे बड़ा मुद्दा है, संविधान की रक्षा करना। इसलिए कि ये दोनों चीज़ें अगर डगमगा गई तो फिर देश की तमाम दूसरी सुविधाएं आपकी नज़र में आ जाएंगी। देखिए, देश में एक मुद्दा नहीं है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दा हल करने के लिए एक स्थिर सरकार चाहिए, एक ताकतवर महायुति के तो सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी ही दे सकते हैं। और देश की सुरक्षा और देश की स्थिरता और सरकार की स्थिरता और देश को आगे
एक टॉप इकोनॉमी बनाने में टॉप सरकार ठीक है, ठीक है, चलिए। और अब एक जो है आखिरी सवाल, आखिर में चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और आखिर में इसमें चुना जाना है कौन, देश का प्रधानमंत्री। तो एक बार हम जल्दी से यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से पूछना चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री उनकी नजर में कौन होने जा रहा है, कौन होने जा रहा है भारत का अगला प्रधानमंत्री? भाई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी मोदी। आप क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी। मोदी, राहुल गांधी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे क्योंकि कोई खिचड़ी सरकार नहीं पसंद करती और खिचड़ी सरकार में खिचड़ी नेता पसंद नहीं करते। अगला प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है? देखिए, अगला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनने जा रहे हैं। तो देखिए, अगले प्रधानमंत्री को लेकर भी हमने लोगों से बात की, लोग जोश में आ गए। सवाल यही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। पब्लिक पोल में आज मुंबई उत्तर मध्य से इतना ही। महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा क्षेत्र से फिर होगी पब्लिक की बात।